लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सिस्टम ऑफ रूल्स है जो गवर्न करते हैं डिसीजर की प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके लीगल हायर्स में। इसके प्रिंसिपल्स हमें कुरान से मिलते हैं सूरह अल निसा में। ये डिटरमाइन करते हैं प्रॉपर्टी को कौन इनहेरिट करेगा, कितनी प्रॉपर्टी वो इनहेरिट करेंगे और किस ऑर्डर में वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को कानूनी वरासत भी कहते हैं और अरबिक में इसको इल्मुल फराइज कहते हैं। जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस अगर देखें, पहले इनहेरिटेंस, विल एंड गिफ्ट, ये तीनों अलग अलग कंसेप्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल करते हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है तीन टॉपिक्स में। इनहेरिटेंस का क्लोज लिंक ओनर की डेथ के साथ होता है, या हम ये कह सकते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तभी ऑपरेशन में आ जाता है जब ओनर की डेथ हो जाती है, उसके बाद ही उसके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ अगर कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करता है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम अपने चिल्ड्रन में, तो उस वक्त लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड जब डिसीजर के प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी उसके लीगल हायर्स में, उससे पहले हमें 3 थिंग्स उसकी प्रॉपर्टी से डिडक्ट करने हैं। फर्स्ट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, सेकंड, पेमेंट ऑफ डेट, अगर कोई भी डेट डिसीजर का है तो वो उसकी प्रॉपर्टी से हमें पे करना है। एंड थर्ड, अगर उसने कोई विल बनाई है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद ही प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लीगल हायर्स में। इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की कोई डिफरेंस नहीं है इनहेरिटेंस में। हाउएवर शिया लॉ कहता है जो चाइल्डलेस विडो है वो हस्बैंड की इमूवेबल प्रॉपर्टी से इनहेरिट नहीं कर सकती, वो खाली मूवेबल प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर सकती है। इस्लामिक लॉ में कोई भी कंसेप्ट ऑफ बर्थ राइट नहीं है। इस्लामिक लॉ में इनहेरिटेंस का राइट तभी अराइज होता है जब प्रॉपर्टी के ओनर की डेथ हो जाती है। इसका मतलब सन तब तक फादर की प्रॉपर्टी में से एक्वायर नहीं कर सकता जब तक फादर की डेथ नहीं होती है। लेकिन शिया लॉ कुछ सर्टेन एक्सटेंड्स तक बर्थ राइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे वो डिसीजर की प्रॉपर्टी में से एल्डर सन को वेयरिंग एपरल, रिंग एंड कुरान प्रोवाइड करते हैं। इनहेरिटेंस राइट कोई भी कंडीशनल राइट नहीं है, ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब जब भी ओनर की डेथ हो जाती है उसके बाद लीगल हायर्स अपने अलॉटेड शेयर को इनहेरिट कर सकते हैं। जो नियरर इन रिलेशनशिप होते हैं वो फार्दर इन रिलेशनशिप को एक्सक्लूड करते हैं। जैसे अगर ए की डेथ हो जाती है, उसके लीगल हायर सन एंड ब्रदर बच गए, उस वक्त सन ब्रदर को एक्सक्लूड करेगा क्योंकि सन ज्यादा नियरर होता है ब्रदर से। सिमिलरली फादर ग्रैंडफादर को एक्सक्लूड करेगा, मदर ग्रैंड मदर को एक्सक्लूड करेगा। फुल ब्लड रिलेशनशिप्स एक्सक्लूड करते हैं हाफ ब्लड रिलेशनशिप्स को। लेकिन कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिनको आप कभी भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, जैसे फादर, मदर, स्पाउस, सन एंड डॉटर, इनको कभी भी इनहेरिटेंस से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। एंड जो शेयर ऑफ मेल होता है वो शेयर ऑफ फीमेल से डबल होता है। जैसे अगर डॉटर का 1 शेयर है उस वक्त सन के 2 शेयर बन जाते हैं। नॉन मुस्लिम हायर मुस्लिम की प्रॉपर्टी से इनहेरिट नहीं कर सकता और ना ही मुस्लिम नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर सकता है। एंड अगर लीगल हायर ने मर्डर किया ओनर का तो उस वक्त वो प्रॉपर्टी से इनहेरिट नहीं कर सकता है। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड एंड इंटेंशन के बीच में स्कूल ऑफ थॉट्स का डिफरेंट ओपिनियन है। इलिजिटिमेट चाइल्ड खाली मदर की प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर सकता है एंड अपने ब्लड रिलेटिव की प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर सकता है। वो प्यूटेटिव फादर की प्रॉपर्टी से इनहेरिट नहीं कर सकता है एंड नाइदर प्यूटेटिव फादर इलिजिटिमेट चाइल्ड की प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर सकता है। शिया लॉ कहता है ना ही वो फादर की प्रॉपर्टी से इनहेरिट करेगा एंड ना ही वो मदर की प्रॉपर्टी से इनहेरिट करेगा, क्योंकि उनके बीच में कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है। सिमिलरली जो एडॉप्टेड चाइल्ड है वो एडॉप्टिव पेरेंट से इनहेरिट नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी, ना ही एडॉप्टेड पेरेंट्स एडॉप्टेड चाइल्ड की प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर सकते हैं। स्टेप चिल्ड्रन स्टेप पेरेंट की प्रॉपर्टी से इनहेरिट नहीं कर सकते एंड स्टेप पेरेंट्स स्टेप चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी से भी इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। अब कोलेटरल रिलेशंस जो डिसीजर की होती है, जैसे ब्रदर सिस्टर, इनको एक्सक्लूड कर सकते हैं एसेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स, जैसे फादर सन, लेकिन मदर उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकती। जो डिसीजर की डॉटर है वो भी इनको एक्सक्लूड नहीं कर सकती। अब जिन लीगल हायर्स के शेयर कुरान में दिए गए हैं उनको हम कुरानिक हायर्स या कुरानिक शेयरर्स कहते हैं। वो फर्स्ट पर्सन्स होते हैं जो डिसीजर की प्रॉपर्टी में इनहेरिट करते हैं। के बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ रद। रद का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी रिटर्न में आती है, जब हर शेयरर को अपना शेयर मिलता है प्रॉपर्टी में से एंड जो प्रॉपर्टी बच जाती है वो फिर रेजिडेरी को मिलती है। बट अगर कोई भी रेजिडेरी वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है तो उस वक्त वो प्रॉपर्टी शेयरर्स के बीच में प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ रद कहते हैं। लेकिन डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स का ओपिनियन हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर डिफरेंट है।
ज्यूरिस्ट्स कहते हैं कि जो रद्द की प्रॉपर्टी है वो खाली लीगल हायर्स ही ले सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ इन प्रेजेंस ऑफ लीगल हायर्स रद्द की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। अगर एग्जाम्पल देखें, एक ही डेथ हो गई, उसके लीगल हायर मदर, डॉटर एंड सन बच गए। जब मदर को अपना शेयर, डॉटर को अपना शेयर एंड सन को अपना शेयर दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी बच जाती है तो वो यहाँ पर सन को मिलेगी, क्योंकि सन यहाँ पर रेजिडेरी है। अगर यहाँ पर अब सन प्रेजेंट नहीं होता, जो बची हुई प्रॉपर्टी है ये मदर एंड डॉटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती। अगर दूसरा सिनेरियो देखें, एक ही अगर डेथ हो जाती है, उसके लीगल हायर डॉटर एंड हस्बैंड बच गए। जब दोनों अपने अपने शेयर लेंगे, जो बची हुई प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर डॉटर लेगी, क्योंकि हस्बैंड रद्द की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। अगर अब यहाँ पर डॉटर प्रेजेंट नहीं होती तो उस वक्त हस्बैंड रद्द की प्रॉपर्टी ले सकता है। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है किसी को रिप्रेजेंट करना। इनहेरिटेंस लॉ में रिप्रेजेंटेशन का मतलब है किसी लीगल हायर को रिप्रेजेंट करना। जैसे सन अपने फादर को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन सुन्नी लॉ कहता है हम डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। शिया लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन को सर्टेन एक्सटेंड तक रिकॉग्नाइज करता है। एग्जाम्पल से ये इजी होगा। ए के दो बेटे हैं, बी एंड सी। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए, बी की डेथ हो जाती है। अब खाली ए का एक ही बेटा बच गया, वो है सी। लेकिन बी के दो बेटे हैं, सन 1 एंड सन 2। नाउ जब ए की डेथ हो जाएगी, सुन्नी लॉ एज वेल एज शिया लॉ कहता है यहाँ पर खाली सी को प्रॉपर्टी मिलेगी, सन 1 एंड सन 2 को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये इनहेरिटेंस में बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, तो फिर ये तो सन 1 एंड सन 2 के साथ इनजस्टिस होगी, उनको प्रॉपर्टी ही नहीं मिल रही है। लेकिन ए को लाइफ टाइम में ही ऑप्शन मिलता है कि वो या तो इनको प्रॉपर्टी थ्रू विल दे सकता है या थ्रू गिफ्ट दे सकता है। अगर दूसरा सिनेरियो देखें, ए के जो दो बेटे बी एंड सी वो उसकी लाइफ टाइम में ही मर जाते हैं। बी के दो बेटे सन 1 एंड सन 2 बच जाते हैं एंड सी का एक बेटा सन 3 बच जाता है। सुन्नी लॉ कहता है जब ए की डेथ होगी उस वक्त सन 1, सन 2 एंड सन 3 इक्वली शेयर लेंगे। जैसे सन 1 का जितना शेयर बनता है वही सन 2 का बनेगा, वही सन 3 का भी बनेगा, क्योंकि अब ए का कोई भी क्लोज लीगल हायर नहीं है। शिया लॉ लेकिन कहता है सन 1 एंड सन 2 उतनी ही प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे जितनी बी कर सकता था, एंड सन 3 उतनी ही प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा जितना सन सी कर सकता था। इसका मतलब सन 1 एंड सन 2 1/2 प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे एंड सन 3 अकेले 1/2 प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। नाउ अगर मैथमेटिकली देखें, इस लीगल हायर को कितने शेयर मिलते हैं डिसीजर की प्रॉपर्टी से। पहले ये बात याद रखनी है, जब भी हम लीगल हायर्स को डिसीजर की प्रॉपर्टी में से शेयर देते हैं उस वक्त हमें लीगल हायर की रिलेशनशिप डिसीजर के साथ देखनी है, हमें लीगल हायर की आपस में रिलेशनशिप नहीं देखनी है। जैसे अगर ए के दो लीगल हायर है बी एंड सी, हमें बी की रिलेशनशिप ए के साथ देखनी है, सी की रिलेशनशिप भी ए के साथ देखनी है। हमें बी एंड सी की आपस की रिलेशनशिप नहीं देखनी है। सबसे पहला लीगल हायर हमारे पास हस्बैंड है। हस्बैंड को डिसीजर की प्रॉपर्टी में से 1/4 शेयर मिलता है अगर डिसीजर के चिल्ड्रन होते हैं। अब अगर डिसीजर का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो उस वक्त हस्बैंड को 1/2 प्रॉपर्टी मिलेगी। सेकेंड इज वाइफ। वाइफ को डिसीजर की प्रॉपर्टी में से 1/8 शेयर मिलता है अगर डिसीजर के चिल्ड्रन होंगे। अब अगर डिसीजर का कोई भी चाइल्ड नहीं होगा तो उस वक्त 1/4 शेयर मिलेगा। नाउ अगर डिसीजर की मोर देन 1 विडो है तो उस वक्त दोनों को म्यूचुअली 1/8 या 1/4 मिलेगा। उसके बाद है सन। सन का कोई भी फिक्स्ड शेयर प्रॉपर्टी में नहीं होता है, ये फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड करता है कौन सा हायर प्रेजेंट है उस वक्त। उसके बाद डॉटर है। अगर डिसीजर की खाली एक ही बेटी है और कोई भी सन प्रेजेंट नहीं है और कोई भी डॉटर प्रेजेंट नहीं है तो उस वक्त उसका 1/2 शेयर होता है प्रॉपर्टी में से। अगर मोर देन 2 डॉटर्स होंगी तो उस वक्त 2/3 शेयर होगा एंड उस वक्त कोई भी सन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और अगर सन एंड डॉटर दोनों प्रेजेंट है तो उस वक्त सन के 2 शेयर होंगे, डॉटर का 1 शेयर होगा। उसके बाद है फादर। फादर को डिसीजर की प्रॉपर्टी में से 1/6 शेयर मिलता है जब डिसीजर का सन, सन सन या सन 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 प्रेजेंट होता है। अगर अब डिसीजर का चाइल्ड प्रेजेंट नहीं होता है तो उस वक्त फादर को 1 का अपना शेयर मिलता है और जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी बच जाती है वो भी फादर को ही मिलती है। इन केस अगर डिसीजर को डॉटर, 2 डॉटर या सन डॉटर प्रेजेंट है लेकिन सन या सन सन प्रेजेंट नहीं है तो उस वक्त एक फादर को 1/6 शेयर मिलेगा और जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो भी
फादर को ही मिलेगी। फादर, ब्रदर एंड सिस्टर जो डिसीजड के होते हैं उनको प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड करता है। सेम उसके बाद है ट्रू ग्रैंडफादर। जैसे फादर के शेयर है वैसे ही ट्रू ग्रैंडफादर के भी शेयर है, लेकिन ट्रू ग्रैंडफादर डिसीजड की प्रॉपर्टी में तभी इनहेरिट करेगा जब फादर डिसीजड का प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद है मदर। मदर को डिसीजड की प्रॉपर्टी में से 1/3 शेयर मिलता है जब डिसीजड का कोई भी चाइल्ड नहीं होता है, जैसे सन नहीं होगा, सन नहीं होगा या सन नहीं होगा। लेकिन अगर सन या सन प्रेजेंट होंगे तो उस वक्त मदर को 1/6 शेयर मिलता है। अब अगर डिसीजड के खाली स्पाउस, फादर एंड मदर प्रेजेंट है तो उस वक्त मदर का शेयर 1/3 होता है। एंड अगर फादर एंड मदर ही बिहाइंड है तो उस वक्त 2:1 करके हमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 2 शेयर फादर को मिलेंगे, 1 शेयर मदर को मिलेगा। उसके बाद है सन्स डॉटर। सन्स डॉटर का सेम होता है डॉटर जैसा। जैसे अगर वो अकेली है तो उस वक्त 1/2 कोई भी डॉटर एंड कोई भी सन अगर प्रेजेंट नहीं है। अब अगर 2 या मोर देन 2 सन्स डॉटर है एंड कोई भी सन या डॉटर प्रेजेंट नहीं है डिसीजड का, तो उस वक्त उनको म्यूचुअली 2/3 मिलेगा। अब अगर डॉटर या सन्स डॉटर प्रेजेंट है तो उस वक्त 1/6 मिलेगा। अगर सन प्रेजेंट है तो उस वक्त इसको एक्सक्लूड किया जाएगा प्रॉपर्टी में से। उसके बाद है सिस्टर। सिस्टर को डिसीजड की प्रॉपर्टी में से 1/2 शेयर मिलेगा अगर वो अकेली है। एंड अगर 2 या 2 से ज्यादा सिस्टर है तो उनको म्यूचुअली 2/3 मिलेगा। लेकिन उस वक्त डिसीजड का कोई भी चाइल्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, जैसे सन, उसका लीगल हायर फादर भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ग्रैंडफादर भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए एंड ब्रदर भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब अगर ब्रदर एंड सिस्टर प्रेजेंट है तो उस वक्त 2:1 करके मिलेगा। एंड अगर डिसीजड का फादर प्रेजेंट है तो उस वक्त सिस्टर को एक्सक्लूड किया जाएगा। सन भी सिस्टर को एक्सक्लूड करता है। अगर मदर प्रेजेंट है तो उस वक्त वो सिस्टर को एक्सक्लूड नहीं कर सकती है। अगर कुछ इलस्ट्रेशंस अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की देखें, पहले में अगर एक की डेथ हो जाती है, उसके लीगल हायर्स वाइफ, फादर, मदर, सन एंड डॉटर बच जाते हैं, उस वक्त वाइफ का शेयर 1/8 होगा, फादर का शेयर 1/6 होगा, मदर का शेयर 1/6 होगा एंड जो प्रॉपर्टी बच जाएगी उसके बाद सन एंड डॉटर के बीच में 2:1 करके डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। एंड अगर सब लीगल हायर्स को अपना शेयर मिल गया एंड उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी बच जाएगी वो फिर सन को मिलेगी। अब अगर यहाँ पर सन एंड डॉटर प्रेजेंट नहीं होते तो उस वक्त वाइफ का शेयर होता 1/4 एंड उसके बाद जो प्रॉपर्टी बच जाएगी 2:1 करके मदर एंड फादर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एंड अगर डॉटर प्रेजेंट होती, सन प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर डॉटर का शेयर यहाँ पर 1/2 होता क्योंकि सन प्रेजेंट नहीं है, मदर का शेयर 1/6 होता, वाइफ का शेयर भी 1/8 होता एंड जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो फादर को मिलेगी। अगर दूसरा सिनेरियो देखें, एक की डेथ हो गई, उसके लीगल हायर वाइफ, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड सन बच गए, उस वक्त वाइफ का शेयर होगा 1/8, मदर का शेयर होगा 1/6, ब्रदर एंड सिस्टर को सन यहाँ पर एक्सक्लूड करेगा। एंड अगर यहाँ पर सन प्रेजेंट नहीं होता तो इस वक्त ब्रदर एंड सिस्टर को भी शेयर मिल जाता। थर्ड सिनेरियो की अगर बात करें, एक ही डेथ हो गई, उसके लीगल हायर्स मदर, डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर बच गए, उस वक्त मदर का शेयर होगा 1/6 क्योंकि डॉटर प्रेजेंट है, डॉटर यहाँ पर अकेली प्रेजेंट है, उसका कोई भी सन डिसीजड का प्रेजेंट नहीं है, तो इस वक्त डॉटर का शेयर 1/2 होगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बच जाएगी 2:1 करके सिस्टर और ब्रदर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी एंड जो प्रॉपर्टी उसके बाद बच जाएगी वो ब्रदर को मिलेगी क्योंकि डॉटर ब्रदर एंड सिस्टर को एक्सक्लूड नहीं कर सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक ही डेथ हो गई, उसके लीगल हायर हस्बैंड, सन, डॉटर 1 एंड डॉटर 2 प्रेजेंट है, उस वक्त हस्बैंड का शेयर होगा 1/4 क्योंकि सन एंड डॉटर प्रेजेंट है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बच जाएगी 2 शेयर सन को, डॉटर 1 को 1 शेयर एंड डॉटर 2 को 1 शेयर मिलेगा। अब अगर सन प्रेजेंट नहीं होता तो उस वक्त हस्बैंड का शेयर होता 1/4 एंड डॉटर 1 एंड डॉटर 2 को म्यूचुअली 2/3 का शेयर मिल जाता। एंड अब अगर यहाँ पर डॉटर 1 प्रेजेंट होती एंड हस्बैंड प्रेजेंट होता, खाली 2 लीगल हायर, हस्बैंड एंड डॉटर 1, तो उस वक्त डॉटर 1 का शेयर होता 1/2, हस्बैंड का शेयर फिर होता 1/4। लास्ट में हमारे पास इलस्ट्रेशन जो है, एक की डेथ हो गई, उसके लीगल हायर हस्बैंड, फादर, मदर एंड ब्रदर बच गए, किसका कितना शेयर है ये कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रिलेटेड है वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। आज ये वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।